हाँ, हो गया सर, हो गया। ऑडियो ऑफ था। ठीक है सर, हो गया। तो हम दोबारा से मैं शुरू करता हूँ। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम होता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कैल्शियम के लिए हमें दूध पीना चाहिए, तो ये बात सही नहीं है। मुर्गी के अंडे में कैल्शियम होता है, यहाँ तक के अंडे का जो बाहर का खोल होता है वो कैल्शियम से ही बना होता है, तो मुर्गी कभी दूध नहीं पीती है। इसी तरह गाय या भैंस जिसके दूध में कैल्शियम होता है वो खुद कभी दूध नहीं पीती है। केवल बचपन में बछड़े को दूध दिया जाता है, सारी उम्र कोई भैंस दूध नहीं पीती है, कोई गाय दूध नहीं पीती। इसलिए अगर पशु पक्षियों को अनाजों से या पत्तों से कैल्शियम मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है। ढेर सारा कैल्शियम पालक में होता है। आपने सुना होगा एक पेड़ होता है जिसे मोरिंगा ओलिफेरा बोला जाता है, सहजन का पेड़। मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो भी है, सबसे शुरू में डाला हुआ है। सहजन का पेड़ ऐसा होता है जिसके पत्तों में दूध से 10-12 गुना ज्यादा कैल्शियम, पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन होता है, संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। उसे सुपर फूड बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति सहजन के एक मुट्ठी पत्ते रोज खा लेता है और वो फल नहीं खा पाता, वो कच्ची सब्जियां नहीं खा पाता, तो भी वो हेल्दी रह सकता है। उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। तो अगर आपके आसपास कहीं सहजन का पेड़ है, उसके पत्तों का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। पंजाबी में सुहांजना बोला जाता है। सहजन की फलियों का साउथ में लोग सांबर में इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा पेड़ है जिसकी जड़, जिसकी लकड़ी, जिसकी छील, छिलका जो होता है, उसके पत्ते, उसकी फली, फल और बीज, सब में भरपूर न्यूट्रिशन होता है। हर कोई हिस्सा उस पौधे का किसी न किसी मेडिसिन में डलता है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे द मोस्ट न्यूट्रिशियस ट्री इन द वर्ल्ड, तो उसमें मोरिंगा ओलिफेरा का नाम आता है। मोरिंगा ओलिफेरा उसका अंग्रेजी का नाम है। सहजन उसे हिंदी में बोलते हैं, सुहांजना पंजाबी में बोला जाता है। उगाने चाहिए, बहुत इजीली उग जाता है, बीज मिल जाते हैं ऑनलाइन। मैंने बहुत सारे पौधे उगा के पहले सेल भी किए और फिर दान भी किए, कुछ संस्थाओं को बांटे कि आप लगाइए, घर में उगा सकते हैं। तो ये बहुत इजी ग्रोइंग पौधा है और हर घर में एक पौधा होना चाहिए और हर फैमिली को इसके पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो बच्चे जो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, भूखमरी का शिकार होते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं, अगर उन बच्चों को एक मुट्ठी हरे पत्ते सहजन के खिला दिए जाए तो उनका कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। अफ्रीका जैसे देशों में तो उसे सरकार के हेल्थ प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, घर घर में बांटे जाते हैं सरकार द्वारा सहजन के पत्ते, सहजन का पाउडर, सहजन की फलियां। तो कैल्शियम हमें भरपूर मात्रा में मिल सकता है। जब भी हम खाना खाते हैं उसमें जो कैल्शियम होता है वो दो तरह से बनता है, एक घटिया क्वालिटी का बैड कैल्शियम और गुड कैल्शियम। अगर हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, जैसे हम किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर सारी मशीनरी परफेक्ट होती है, रॉ मटेरियल परफेक्ट होता है, तो ही प्रोडक्ट परफेक्ट बनता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है। तो जो अच्छा प्रोडक्ट होता है उसे टेस्ट ओके करके बाहर भेज दिया जाता है बिकने के लिए, और जो क्वालिटी अच्छी नहीं होती उसे रिजेक्ट माल में फेंक दिया जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी जो होती है उसे गुड कैल्शियम की जरूरत होती है, लेकिन जब हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता तो कैल्शियम दो तरह का बनता है। बैड कैल्शियम में जाके कन्वर्ट होता है, तो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में
हर वक्त कैल्शियम एक निश्चित मात्रा में रहना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए, ताकि जब भी सेलों को जरूरत है वो ले लें। ब्लड में निश्चित मात्रा में कैल्शियम होना चाहिए, लेकिन अगर वो कैल्शियम निश्चित मात्रा से अधिक है, ब्लड में हम खाना ऐसा खा रहे हैं जिसमें ज्यादा कैल्शियम है, तो ब्लड में जितनी मात्रा में कैल्शियम होना चाहिए उससे बढ़ जाएगा। तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका क्या काम होता है कि वो जो अधिकतम, जो ज्यादा मात्रा से ज्यादा कैल्शियम है उसको ब्लड में से निकालती है और स्टोर कर देती है। तो वो स्टोर हाउस कौन सा होता है जहाँ कैल्शियम स्टोर होता है? वो होती है हमारी हड्डियां। थायराइड ग्लैंड का ये काम होता है कि जब भी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जरूरत से ज्यादा होगी तो वो ब्लड में से कैल्शियम को निकालेगी और हड्डियों में डिपॉजिट कर, क्योंकि हड्डियों की हर बीमारी के लिए थायराइड ग्लैंड को जिम्मेवार ठहराया जाता है। अगर हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी है, हड्डियां कमजोर है, तो थायराइड ग्लैंड को इसका जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन थायराइड ग्लैंड का इसमें कोई दोष नहीं होता, कोई कसूर नहीं। अगर वो कैल्शियम जो वो हड्डियों में डिपॉजिट कर रही है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तो हड्डियां मजबूत होंगी। अगर हमारा कैल्शियम घटिया कैल्शियम में बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो वो घटिया क्वालिटी का कैल्शियम जब हड्डियों में जमा होता है तो हड्डियां टेढ़ी बेढ़ी हो सकती हैं, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, हड्डियां गलना शुरू कर सकती है, टूटना शुरू हो सकती है। अगर कैल्शियम की क्वालिटी घटिया होगी तो हड्डियों में कोई ना कोई बिगाड़ आ जाता है। तो अब इसके लिए थायराइड ग्लैंड किसी तरह से भी जिम्मेदार नहीं। मान लीजिए आप टिफिन सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े शहरों में ये काम चलता है। कोई घर में टिफिन बनाता है, खाना बनाता है, फिर टिफिन में डाल के कुछ लोग बुक करते हैं कि मुझे जी ऑफिस में लंच चाहिए, तो लोग सप्लाई करते हैं। बड़े बॉम्बे दिल्ली जैसे शहरों में आम है। तो अब मान लीजिए मैं उस घर से टिफिन उठाता हूं जहां खाना बना और वहां पहुंचा देता हूं जिसने मंगाया है टिफिन। अब उस खाने को खा के अगर उस व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो मेरी कोई गलती है क्या? मैंने तो केवल वहां से टिफिन उठाया है, उस तक पहुंचाया है, खाना किसी और ने बनाया है। अगर खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इसी तरह थायराइड का काम केवल कैल्शियम को निकाल के हड्डियों में जमा करना है। वो अच्छी क्वालिटी का है कि बुरी क्वालिटी का है, वो घटिया है कि बढ़िया है, ये थायराइड की ड्यूटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं। अगर हड्डियों की कोई डिजीज आती है उसके लिए हमारा डाइजेशन जिम्मेवार होता है, हमारा पाचन तंत्र जिम्मेवार होता है, थायराइड ग्लैंड जिम्मेवार नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में अगर आप थायराइड ग्लैंड का इलाज करना शुरू कर देते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, आपकी हड्डियां ठीक नहीं होंगी। उसको ठीक करने के लिए आपको अपनी डाइजेशन को ठीक करना होगा ताकि कैल्शियम अच्छे से बढ़िया क्वालिटी का कैल्शियम बने। अब अगली चीज है कि हमारे जो मसल होते हैं, अच्छा दूसरी चीज जो होती है, थायराइड ग्लैंड ब्लड में से कैल्शियम को निकाल के हड्डियों में जमा करती है। और अगर कभी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, जितनी मात्रा में कैल्शियम रहना चाहिए ब्लड में उससे कम मात्रा है, तो पैराथायराइड ग्लैंड जो एक और ग्लैंड होती है जिसे पैराथायराइड ग्लैंड बोला जाता है, उसका काम क्या होता है कि वो हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डाल देती है ताकि ब्लड में हमेशा उस मात्रा में कैल्शियम मौजूद रहे। हमारे सेलों को कैल्शियम चाहिए होता है,
जैसे जब भी आपकी कमाई ज्यादा होती है खर्चे से तो आप उस कमाई को जमा कर लेते, जब भी कमाई कम होती है खर्चा बढ़ जाता तो आप उस जमा की हुई कमाई में से खर्चा कर लेते हैं। इसी तरह हमारा शरीर भी काम करता है। जब कैल्शियम की मात्रा ब्लड में ज्यादा है तो थायराइड उसको निकाल के हड्डियों में जमा कर लेगी। जब ब्लड में कभी खून की मात्रा कैल्शियम की मात्रा कम है तो पैराथायराइड ग्लैंड उसमें से हड्डियों में से निकाल के कैल्शियम ब्लड में डाल। अगर आप खाना ऐसा खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम कम है तो पैराथायराइड ग्लैंड लगातार उसको क्या करना पड़ता है कि लगातार हड्डियों में से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालना पड़ता है। जब लगातार हड्डियों में से कैल्शियम निकलता है तो भी हड्डियां कमजोर होती। इसका मतलब हड्डियां कमजोर होने की कारण वो पैराथायराइड ग्लैंड नहीं है, जो थायराइड ग्लैंड नहीं है। अगर आपका खाना जो आप खा रहे हैं उसमें कैल्शियम है नहीं तो भी हड्डियों में से निकाल के कैल्शियम उसको ब्लड में डालना पड़ेगा। तो अब हमारे जो मसल होते हैं उनमें ये गुण होता है कि वो फैल भी सकते हैं और सिकुड़ भी सकते हैं। हमारे मसल्स जब भी बॉडी को जरूरत होगी तो वो फैल भी सकते हैं और सिकुड़ भी। और ये जो फैलने और सिकुड़ने का काम है इसके लिए थायराइड ग्लैंड जिम्मेवार होती है। थायराइड ग्लैंड काम करती है, ये फैलने सिकुड़ने का काम है, इसमें ड्यूटी होती है थायराइड ग्लैंड। जब मसल्स को फैलना होता है तो उसके लिए कैल्शियम के साथ साथ कुछ और इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं जो थायराइड ग्लैंड सप्लाई करती है। मसल्स को फैलने के लिए कैल्शियम के साथ साथ कुछ और इंग्रेडिएंट भी चाहिए होते हैं जो थायराइड ग्लैंड सप्लाई करते हैं। और मसल के सिकुड़ने के लिए सोडियम के साथ साथ कुछ और इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, वो भी थायराइड ग्लैंड ही सप्लाई करते हैं। तो अगर कैल्शियम की क्वालिटी अच्छी नहीं, जो कैल्शियम मसल्स को थायराइड ग्लैंड सप्लाई कर रही है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मसल्स एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, सिकुड़ तो रहे हैं लेकिन फैल नहीं पा रहे। इस वजह से कई बार अचानक किसी व्यक्ति का वजन कम होना शुरू हो जाता है, वो पतला होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी जिम्मेदार थायराइड ग्लैंड नहीं है, जिम्मेवार वो क्वालिटी है। कैल्शियम की घटिया क्वालिटी या जो भी अदर इंग्रेडिएंट है उसकी घटिया क्वालिटी जिम्मेदार है। अब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में सिकुड़ने में सोडियम और कुछ और इंग्रेडिएंट चाहिए। अगर सोडियम की क्वालिटी अच्छी नहीं है बॉडी में तो अब क्या होगा, मसल्स फैल तो सकते हैं लेकिन सिकुड़ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान अचानक से मोटा होना शुरू हो जाता है, वजन बढ़ शुरू हो जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का वजन अचानक कम होना शुरू होता है, कोई व्यक्ति अचानक से पतला होना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है तेरे को थायराइड की प्रॉब्लम। या कोई व्यक्ति अचानक से मोटा होना शुरू हो जाता है तो भी डॉक्टर बोलता है कि आपको थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड को जिम्मेदार समझा जाता है, थायराइड ग्लैंड को स्कैन किया जाता है, यहाँ तक के कुछ डॉक्टर तो थायराइड ग्लैंड को निकाल भी देते हैं ऑपरेशन कर। तो ये गलत तरीका है इलाज का। थायराइड ग्लैंड कभी भी जिम्मेदार नहीं होती है, थायराइड ग्लैंड को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अचानक से पतला होता है तो आप अगर उसको डीआईपी डाइट शुरू करवा देंगे, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, तो उसकी कैल्शियम की और सोडियम की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी
और इंग्रेडिएंट जो है उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। खाना और खाने का तरीका दोनों को बदलना। ये ठीक है कि फल और कच्ची सब्जियां इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी गलत तरीके से खाएंगे, जल्दी जल्दी में खाएंगे तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। खाना खाने के तरीके जो है, अगर आप फल खाएंगे साथ में पानी भी पी रहे हैं तो नहीं डाइजेस्ट होगा। तो खाना और खाने का तरीका बदलेंगे तो आप देखेंगे कि बिना एक भी दवा लिए आपकी थायराइड की समस्या हल हो। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर किसी ने थायराइड की दवा लेनी शुरू कर दी, जैसे हम डायबिटीज की दवा पहले दिन से भी बंद करवा सकते हैं, 3 दिन बाद भी बंद हो जाती है, हफ्ते में भी बंद हो जाती है। ब्लड प्रेशर की दवा हफ्ते में 2 हफ्ते में बंद हो जाती है। थायराइड की दवा एकदम से बंद नहीं की जाती, क्योंकि वो स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स कभी भी, वैसे भी जीवन में कभी आप स्टीरॉइड लेंगे तो उसको धीरे धीरे बढ़ानी होती है मात्रा उसकी, और धीरे धीरे कम कर। स्टीरॉइड क्या करता है? स्टीरॉइड जब भी हम लेते हैं उसका रोल क्या होता है कि बॉडी की सारी शक्तियां एक जगह पे फोकस कर देती। मतलब जहां प्रॉब्लम है बॉडी अपनी सारी ताकत वहां लगा देगी, इम्यूनिटी वहां काम करना शुरू कर देगी। और अचानक से स्टीरॉइड को बंद नहीं करना चाहिए, इससे बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो थायराइड की दवा जो डॉक्टर साहब की इंस्ट्रक्शन है, जो उनकी जो गाइडलाइन है वो ये है कि 1 महीने बाद आप उसका चेक करवाइए। अगर पैरामीटर आपके ठीक आ रहे हैं तो दवा को आधा कर दीजिए। 30 दिन 25 दिन बाद टेस्ट करवा सकते हैं। पहले दवा को आधा करना है, फिर 1/4 करना है, चौथा हिस्सा करना है, फिर उसको बंद करना है। इसके लिए थायराइड की दवा को बंद करने के लिए 2 से 3 महीने का समय लगाना होगा, अचानक से बंद नहीं। जिन लोगों ने दवा नहीं शुरू की है उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आराम से DIP डाइट लेंगे, कुछ ही दिनों में उसकी थायराइड की समस्या उनकी हल हो जाए। लेकिन जिन लोगों ने दवा खाना शुरू कर दिया है उनके लिए ये जरूरी है कि वो दवा को टेपर डाउन करें, पहले आधा करें, फिर चौथा हिस्सा लें और फिर उसको बंद करें। इतना ही मामला है थायराइड। थायराइड के लिए थायराइड ग्लैंड को टेस्ट करना, स्कैन करना ये बेकार, क्योंकि थायराइड ग्लैंड, हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन मूर्खता भरे तरीके से काम नहीं करता। ऐसे नहीं है कि जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है, बैंक में चले जाए, सरकारी बैंक में बाहर लाइन लगी हुई है, वो कर्मचारी जो है वो चाय पी रहा है आराम, उसको कोई चिंता नहीं बाहर लाइन लगी, वो फोन पे गप्पे मार रहा है। तो ऐसी करप्शन, ऐसी बेनियमी हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती। यहाँ बाहर तो ऐसा होता है कि आप किसी को पैसे देते हैं, वो आपका काम सबसे पहले करते। हमारा कोई भी अंग इस तरह की रिश्वतखोरी नहीं करता है। कभी भी हमारा कोई ऑर्गन अचानक से काम करना बंद नहीं कर देता है। जो उसका काम है बड़ी ईमानदारी से परफेक्टली करता है। इसे किसी भी बीमारी के लिए किसी ऑर्गन को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाता। किसी भी बॉडी के अंदरूनी जो अंग है उनको जिम्मेदार किसी भी बीमारी के लिए कभी भी नहीं ठहराया जाता। जैसे डायबिटीज के लिए पैंक्रियास जिम्मेवार नहीं है, हार्ट ब्लड प्रेशर के लिए दिल जिम्मेवार नहीं। अगर किडनी की डिजीज है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो किडनी जिम्मेवार नहीं है अपने आप। जिम्मेवार क्या है?
हमारा खाना, हमारी गलत आदतें। मान लीजिए किडनी के कुछ सेल बीमार हुए, उन सेलों को खुद को क्योर करने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो हमारे ब्लड में मौजूद ही नहीं है, तो वो सेल बेचारे अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे, लगातार बीमार हो रहे हैं, तो किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके लिए क्या किडनी जिम्मेदार है? नहीं जिम्मेदार। सांस की किसी समस्या के लिए फेफड़े जिम्मेवार नहीं होते। तो हमारे शरीर का कोई भी अंग किसी बीमारी के लिए जिम्मेवार नहीं होता है। इसलिए किसी अंग को स्कैन करना, उसके टेस्ट करना, ये बेकार की एक्टिविटी। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन जो है वो यही बोलती है, मॉडर्न साइंस है वो यही बोलती है कि अगर आपको कोई डिजीज, ब्लड प्रेशर है तो इसके लिए हार्ट जिम्मेवार है, क्रिएटिनिन बढ़ गया तो इसके लिए किडनी जिम्मेवार है ना, अस्थमा हो गया तो इसके लिए फेफड़े जिम्मेवार है, थायराइड हुआ तो थायराइड जिम्मेवार है, इसलिए थायराइड ग्लैंड जिम्मेवार है। इसीलिए तो ये इलाज विधि लोगों को ठीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसका बेस ही गलत है। इस इलाज प्रणाली का आधार ही गलत है। इलाज ऑर्गन का नहीं किया जाता है, इलाज सेल का किया जाता है। और सेल का इलाज भी तभी होगा अगर हम अपने ब्लड का इलाज करें। नुक्स जो है, गलती जो है वो ब्लड में है। अगर ब्लड में सारे के सारे इंग्रेडिएंट सही मात्रा में, सही क्वालिटी के रहेंगे, तो हमारा कोई भी सेल अपने आप को थोड़ा सा अगर बीमार होता है भी तो क्योर कर लेता है। तो हमें हमेशा इलाज करना है ब्लड। कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि पिछले 2 सालों से मुझे किडनी की बीमारी है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने तो जाना है कि 1 साल के अंदर अंदर सारे सारे ऑर्गन हमारे रिन्यू हो जाते हैं। इसका मतलब 2 साल से उसका ब्लड खराब है, इसलिए किडनी क्योर नहीं हो पा रही। तो इलाज अब किडनी का करेंगे या ब्लड का करेंगे? अगर हम खून का इलाज करते हैं, क्योंकि खून ही से ही सारे सेलों को खुराक मिलनी है, खून से ही सारे सेलों को दवा मिलनी है जिससे उन्होंने क्योर करना है, ब्लड में से ही सारे इंग्रेडिएंट मिलने हैं जिनसे बॉडी खुद को क्योर करे। अगर वो इंग्रेडिएंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर उनमें इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है, इसका मतलब है बॉडी खुद को क्योर नहीं कर पा रही। तो हम ब्लड का इलाज करने की बजाय स्कैन करते हैं किडनी को, स्कैन करते हैं हार्ट को, स्कैन करते हैं लिवर को, और लिवर के इलाज के लिए हम अलग अलग दवाएं खाते हैं। इससे लिवर का इलाज नहीं हो। यही कारण है कि इतनी सारी दवाएं खाने के बावजूद भी लोग स्वस्थ नहीं हो पा रहे। इतनी सारी दवाएं खाने के बावजूद भी लोग हेल्थ अचीव नहीं कर पा रहे। इतना सारा पैसा बर्बाद करने के बावजूद भी लोगों की सेहत ठीक नहीं हो रही, क्योंकि तरीका गलत। तो जैसे ही आप बीमारी की जड़ को पकड़ेंगे, जब तक आप किसी चीज की जड़ को नहीं, आप एक पेड़ है उसको ऊपर से काटना हो तो कितना इजी है, कितना आसान है। आजकल तो बिजली की आरी आती है, 2 मिनट में पेड़ कट जाता है। अब अगर उसी पेड़ को जड़ से उखाड़ना हो तो 2 मिनट में नहीं उखड़ेगा, कुछ समय लगेगा। तो एलोपैथी क्या है, वो ऊपर से ही काट देती है, जड़ वहीं रहती। और नेचुरोपैथी में इसलिए हम जाते नहीं है, ये तो समय लगता है, टाइम लगता है। तो भाई जब अगर बीमारी की जड़ को निकालना होगा, बीमारी को जड़ से उखाड़ना होगा, तो समय तो लगेगा। अगर ऊपर 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 से आपको ठीक करना है उसको,
केवल लक्षणों को ठीक करना है तो सही है, दवा खाएंगे आपका दर्द कम हो जाएगा, बस ठीक है, मौज है। लूज मोशन है, दवा खाएंगे बंद हो जाएगा। बुखार है, दवा खाएंगे उतर जाएगा। लेकिन बीमारी का कारण दूर नहीं, जब तक कारण दूर नहीं होगा, ब्लॉकेज है, स्टेंट डाल दिया, काम हो गया। लेकिन अगर ब्लॉकेज के कारण को दूर नहीं किया गया तो स्टेंट में दोबारा ब्लॉकेज हो जाएगी। किडनी खराब है, किडनी को बदल दीजिए, काम हो गया। लेकिन पहली किडनी क्यों खराब हुई, अगर उस कारण को दूर नहीं किया तो नई डाली किडनी वो भी खराब हो, यही तो कारण है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी लोग 4-5 साल में मर जाते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद आप बताइए, कोई बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद अगर अपना लाइफस्टाइल पूरा बदल लेता है तो ही वो लंबा जी सकता है। अगर वो लाइफस्टाइल नहीं बदलेगा तो लिवर दोबारा फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि जिस कारण से पहले खराब हुआ वो कारण तो बॉडी में मौजूद है ना। जड़ तो हमने उसकी उखाड़ी नहीं है, बीमारी की जड़ को तो पकड़ा ही नहीं है। तो इसलिए एलोपैथी ट्रीटमेंट जो है, हमें लगता है कि आसान है, लाइफस्टाइल बदलने से गोली खाना लोगों को आसान लगता है, इजी लगता है। कहाँ हम चाय छोड़ेंगे, इससे अच्छा है हम एसिडिटी की गोली खा लेना। लेकिन वो गोली आगे जाके और कितनी बीमारियों का कारण बनेगी और कितने साइड इफेक्ट देगी। एक तो देखिए, मैं खुद यही करता, दिन में 10 कप चाय पीने, जब भी एसिड बना कैप्सूल खा लिया। जो नुकसान चाय कर रही है वो तो कर ही रही है, उसके लक्षण को मिटाने के लिए था, गोली खा ली, कैप्सूल खा लिया, अब वो अलग से नुकसान करेगा। डबल नुकसान हो गया ना, पैसे का नुकसान, तीसरा नुकसान। पहला नुकसान जो चाय ने किया, चाय कभी लाभदायक नहीं हो सकती, कभी भी। पहला नुकसान चाय ने किया, दूसरा जो एसिड बना फिर दवा खाई, उसने दूसरा नुकसान किया, तीसरा नुकसान पैसे का हो गया। चाय पे भी पैसा लगा, दवा पे भी पैसा लगा, तो इससे अच्छा चाय छोड़ दी जाए, ना ही पी जाए। चाहे कोई अमृत थोड़ी है, कोई टॉनिक थोड़ी है बॉडी के लिए जो बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की जिद होती है, नहीं हम चाय नहीं छोड़, मत छोड़ोगे। आपने डॉक्टर साहब की कहानी सुनी होगी ना, तो बोलते हैं मेरे यहाँ अकाउंटेंट का काम करती थी कोई लड़की, उसके फादर को कैंसर था, मुंह का कैंसर। उनको डाइट बना के दी, तो बोली नहीं फादर साहब मानते नहीं है, वो तो फिश खाते हैं जी, मछली तो जरूर खाते हैं। वो बोलते हैं मैं मछली नहीं छोड़। तो इतनी सी बात के लिए उन्होंने डाइट फॉलो नहीं की। 2 साल बाद मिली, वो पूछा फादर का क्या हाल है, बस जी बोली जीभ काट दी है डॉक्टरों ने, पाइप लगा हुआ है, अब बस लिक्विड ही देते हैं। मतलब अब क्या हुआ, अब मछली कहाँ गई? अब क्या रोज मछली खा पाते हैं? अगर 2 साल पहले मछली छोड़ दी होती, डाइट फॉलो कर ली होती, तो आज जीभ भी मौजूद होती और स्वस्थ होती। इसी तरह लोग, हम रोटी नहीं भी छोड़ सकते, हम चाय नहीं छोड़ सकते, हम दूध नहीं छोड़ सकते, ऐसे एक्सक्यूज है लोगों के पास। नहीं छोड़ सकते तो भाई बीमार है, दवा खाते, खाए जाओ, फिर हमारे पास आने की तो जरूरत नहीं। अगर हमारे पास आना है फिर तो ये चीजें बंद करना। अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है, अगर आप सच में स्वस्थ होना चाहते हैं, फिर तो ये सारी चीजें मानिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पेशेंट, हम डाइट फॉलो करते हैं लेकिन 50%। फ्रूट तो खाते हैं, सलाद नहीं खाया जाता, रोटी कहाँ कैसे छोड़े हैं 50%। हालांकि ऐसा नहीं है, 50% डाइट भी काम करती है, 50% तो करेगी। लेकिन पूरा आराम तो तभी आएगा ना जब आप 100%। हमेशा इलाज से परहेज अच्छा हो।
परहेज पे जो खर्चा किया जाता है वो इलाज पे किए जाने वाले खर्चे से कई गुना अच्छा है। मान लीजिए इलाज पे आपका, बहुत सारे लोग हैं ना कि हम फ्रूट नहीं खाएंगे, दवा खा ले। ये ठीक है कि फ्रूट पे हो सकता है दवा से ज्यादा खर्चा हो जाए, किसी को लगेगा दवा तो जी 2-4, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ 10-20 रुपए की दवा देता है, लेकिन वो दवा आगे जाके आपकी सारी जमा पूंजी आपसे ले लेगी वो बीमारी। जिस बीमारी को वो दवा जन्म देगी वो बीमारी आपकी सारी जमा पूंजी आपसे छीन लेगी। तो अल्टीमेटली जब आप हिसाब किताब लगा के देखेंगे तो परहेज पे किया गया खर्चा बीमारी पे किए गए खर्चे से बहुत अच्छा होता है। बीमारी जब आती है फिर तो आपका काम भी चला जाता है, आप काम भी नहीं कर पाते हैं, छुट्टी लेनी पड़ती है, आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है, दवाएं खानी पड़ती हैं, तो हेल्थ का भी नुकसान होता है और पैसे का भी। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा। समय समाप्त हो रहा है, आज हम दोबारा नहीं जुड़ेंगे, सैटरडे है, कल की छुट्टी रहेगी, मंडे फिर मिलेंगे। तो प्रश्न कोई आपका है तो 1.5 मिनट पड़ा है, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कुछ पूछना सर चाहते हैं? क्रिएटिनिन क्या होता है? सर क्रिएटिनिन क्या होता है? क्रिएटिनिन भी एक बॉडी में वो एक इंग्रेडिएंट ही होता है, वो बढ़ जाता है, निश्चित सीमा से बढ़ जाता है। मतलब बॉडी जब ब्लड को अच्छे से प्योर नहीं कर पाती है तो वो चीजें जो बाहर जानी है, जो बॉडी को नुकसान करती है, जो किडनी ने छान के बाहर यूरिन के रास्ते फेंकनी है ब्लड में से, किडनी नहीं पूरा उस फंक्शन को कर पा रही तो की मात्रा बढ़ जाती है। केवल क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता, पोटाशियम बढ़ जाता है और कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो चीजें फालतू किडनी ने निकालनी होती हैं, जब किडनी फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो कई चीजें बढ़ जाती है, फास्फोरस बढ़ जाता है, कुछ और चीजें बढ़ जाती सर एसिडिटी का जो दवा है वो कैसे काम करता है, क्या नुकसान करता है शरीर में? मीटिंग बंद हो जाएगी। चलिए।